नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंक तक में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF में जूनियर अकाउंटेंट परचेज स्टोर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम के अकाउंटिंग पार्ट जो प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने GK में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान के, पूरे 10 क्वेश्चन कवर किए थे। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो ये एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया था, तो ये मेरा जो एग्ज़ाम है किसी से पूछकर बताया गया नहीं है, ये मैंने स्वयं दिया एग्ज़ाम है। तो आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सबसे पहले कल के डेट में एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त, 2 से 3 के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। इसके अलावा 40 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू पर यूनिट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम में वैल्यू पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका आंसर था, वहाँ फॉर्मूले दिए गए थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी तक IBPS के जो भी एग्जाम होते थे उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन कल जो एग्जाम हुआ उसमें केवल 4 ही ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से फॉर्मूला आपको दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन था एसेट माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगला प्रश्न हमारा था, ये एक बेसिक अकाउंटिंग का प्रश्न था। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ अकाउंट। ये जो नियम है ये कौन से खाते से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। अगला प्रश्न था जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया गया था जो कि सेल्स का 25% था। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था वो 1,50,000 रुपये था। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको करनी थी। तो सुपर प्रॉफिट जब आप 25% निकालते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये 1,25,000 रुपये का अमाउंट आता है, जिसको आप 1,50,000 में से माइनस करते हैं तो 25,000 रुपये आंसर इसका आया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करें तो एक प्रश्न आया था, रॉ मटेरियल केप्ट विच इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द प्रोडक्शन टू मीट द कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड के लिए जो जितना रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है। ये कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है जस्ट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो ये प्रश्न जो था ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आया था। जिसे पूछा गया था, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट सेलिंग प्राइस फ्रॉम वेरिएबल एक्सपेंसेस व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो ये कॉस्टिंग में भी आता है और ये जो है कॉस्टिंग का भी टॉपिक है ये, और FM में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करें तो इसमें पूछा गया था, एसेट्स गिवन फॉर यूज़ फॉर लिमिटेड पीरियड। लिमिट पीरियड के लिए हम असेट देते हैं तो उसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लीज। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करें तो इसमें पूछा गया था, लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किस इवेंट के घटित होने के संबंधित जो होती है अपनी लाइबिलिटी, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शोड अंडर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ शो किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना करंट असेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करें तो इन्होंने पूछा था लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स, फाइनेंस का सबसे स्थायी स्रोत इन्होंने पूछा था। इसका आंसर अपना हो जाएगा इक्विटी। लॉन्ग टर्म की जगह यहाँ शायद फिक्स दिया गया था, तो जैसे कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो हम एग्जैक्ट तो हमको नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शायद फिक्स दिया गया था, लेकिन आंसर उसका इक्विटी ही था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम करें तो ये क्वेश्चन आया था कॉस्टिंग से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कॉल्ड एज अ कंबाइंड कॉस्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिक अकाउंटिंग से प्रश्न पूछा था, बुक ऑफ फाइनल एंट्री कॉल्ड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा लीजर। क्वेश्चन नंबर 12 उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए थे और बताना था कि कौन सा जो है कैपिटल एक्सपेंसेस का उदाहरण है। तो इसके अंदर मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि इसमें ऑप्शन क्या था, मतलब परचेज ऑफ मशीनरी थे ये था या परचेज ऑफ मोटर कार था। तो इसका ही सही आंसर इनमें से एक हो जाएगा, मतलब जो भी ऑप्शन हुआ था एम से रिलेटेड था, तो आई एम कंफ्यूज क्योंकि दोनों ही जो है वो कैपिटल एक्सपेंसेस के उदाहरण हैं। तो वहाँ पर शायद मोटर कार था, तो जो भी था वो आंसर था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करें
तो इन्होंने जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट अजम्पशन विच ऑफ दीज इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये भी सेम चैप्टर से पूछा गया था। इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। वहाँ पूछा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नॉट रिकॉर्डेड, मतलब इसमें केवल आप मूल्यों को ही जो है, मूल्य में जिसकी आपकी गणना हो सकती है केवल उसको ही आप कैलकुलेट या ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था डायरेक्टर्स डिस्प्यूट, डायरेक्टर से मतलब वाद विवाद अगर आपका होता है तो इसको हम नहीं लेंगे मनी मेजरमेंट में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था सैलरीज पेड टू द स्टाफ विल बी एडेड टू विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इन्होंने पूछा था हिस्टोरिकल कॉस्ट पर स्टॉक जो होता है उसको कैसे वैल्यू किया जाता है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17, इन विच मेथड फुल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज यूज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हाईली डिमांड गुड्स कॉल्ड, मतलब जो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वो किस प्रकार की वस्तुएं कहलाती है। तो फास्ट मूविंग गुड्स इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 ब्लॉक दिए गए थे, वहाँ पर स्टॉक की वैल्यू दी गई थी तो उसके आधार पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना था। जिसके अंदर 2 लाख 22 लाख और 20 लाख 2 वैल्यू दी गई थी, तो 2 लाख इसका आंसर था डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें आईएफआरएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इन्होंने बताया कि आईएएसबी के द्वारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको आईएफआरएस कहा जाता है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया था ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग वेयर स्टेट अकाउंटिंग ट्रस्ट अकाउंटिंग फॉर अनदर पर्सन कॉल्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 व्हेन a target company take over another company is using a significant amount of borrowed money to meet the cost of acquisition, this process called as। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी लीवर्ड बाय आउट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात हम कर लेते हैं व्हेन नॉट टेकन डिलीवरी ऑफ फ्यूल कंटेनर और शिपमेंट आफ्टर द फ्री पीरियड चार्जेस टेकन फॉर द फ्री पीरियड बाय द पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमरेज, मतलब ये पूछ रहा है कि पोर्ट पर जब आप कोई शिपमेंट मंगाते हैं तो एक फ्री पीरियड होता है, तब तक आप वहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वस्तु को वहीं रखते हैं तो जो चार्जेस पे करने होते हैं तो उस चार्जेस को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिमरेज। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा गया था पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू ऑल स्टेक होल्डर एसोसिएटेड विद टीडीएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेसिस। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा था एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम कर लेते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी जीएसटी अमेंडमेंट एंड चेंजेस इन जीएसटी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया था ए टाइम पीरियड व्हेन इन विच कंपनी बाय गुड्स सेल्स देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम सेल्स, मतलब एक पूरी प्रक्रिया जो होती है व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 28 हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम करंट असेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशो एसेट रेशो। तो ये रेशो चैप्टर में से एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपसे फार्मूला आधा दिया गया था और आधा आपसे पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 5 लाख एंड लाइबिलिटी इज 2 लाख, कैलकुलेट अमाउंट विच विल बी इन असेट साइड। तो इसमें आपको केवल कुछ नहीं करना था कि दोनों को जोड़ देना था, तो आंसर हो जाएगा 7 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 30 हायरिंग केस कॉन्सेप्ट असेट्स रिकॉर्डेड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब हायरिंग के केस में असेट्स को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यूनिफॉर्म मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने पूछा था। इसके आगे भी इसमें कुछ वर्डिंग्स दी गई थी जैसे अपशिष्ट मूल्य दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इन्होंने पूछा था गुड्स इन प्रोसेसिंग टिल द डिस्ट्रीब्यूशन तक जो प्रोसेसिंग होती है वस्तु की उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा WIP वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद के ये 32 क्वेश्चन आपके अकाउंट्स
और प्रोफेशनल पार्ट से थे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग शामिल है। इसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो जो स्पेसिफाइड टॉपिक थे, जैसे कि बिड एवेल्युएशन, टेंडरिंग, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे बचे हुए। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन्होंने पूछा टर्म यूज फॉर लोएस्ट बिडर, लोएस्ट बिडर के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर रहेगा L1। अगला प्रश्न था गवर्नमेंट पोर्टल होस्टेड बाय DGS एंड डी फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट एंड PSU एंड गवर्नमेंट कंपनी, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम। ये पोर्टल यूज किया जाता है PSUs में और सरकारी कंपनियों में किसी प्रकार की प्रोक्योरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात हम करें तो ये पूछा गया था ए प्रोसेस वेयर फेयर चार्जेस गिवन टू द न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी फॉर बिडिंग, मतलब किसी भी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें कोई भी नई कंपनी, नए कंपटीटर को पूरा चांसेस दिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन टेंडर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो इसका आंसर इसमें पूछा गया था पेनल्टी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मेंस इन द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे पहले आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराना पड़ता है, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो ये है ट्रेंडिंग एंड शॉर्ट लाइफ गुड्स आर द एग्जांपल ऑफ विच मॉडल ऑफ सप्लाई चेन, इसका आंसर हो जाएगा अजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस मुझे पता है, चौथा ऑप्शन मुझे जानकारी नहीं है क्या पूछा गया था, तो क्योंकि वो याद नहीं रहा मुझे। तो इसका क्वेश्चन था परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इन्होंने पूछा था कि क्या ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर ये प्रश्न आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात हम करें इन विच बिजनेस डॉक्यूमेंट अनाउंस ए प्रोजेक्ट डिस्क्राइब इट एंड सॉलिसिट बिड्स फ्रॉम द क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर, इसका आंसर हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। इसके अलावा एक और प्रश्न था जो कि टेंडरिंग टॉपिक से ही था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको वो प्रश्न याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्ट ए और पार्ट बी जो दोनों में जो भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, जो भी अटैम्प्ट है आपके, वो आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम एक रॉ डेटा कलेक्ट कर पाएँ कि कितना एवरेज अटैम्प्ट लोगों का आया है। अटैम्प्ट तो लगभग लोगों ने पूरे 50 किए हैं, लेकिन करेक्ट अटैम्प्ट कितने हैं। जीके में जैसे 10 में से आपके 7 प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं या 8 प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर 40 में से 32 या 35 या 38, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर देखा है यहाँ 38 भी लोगों को कलेक्ट हो रहे हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल बैंक तक को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार के और भी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।